हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूपम यादव एंड वेलकम टू करियर मंत्र 9.1। दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2017 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हिंदी का डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 15 अक्टूबर 2017 को हुआ था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है: शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषण। ऑप्शन डी इज राइट, आशु भाषण। आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। इसमें क्या होता है, भाषणकर्ता को भाषण से ठीक पूर्व क्या बताया जाता है, विषय बताया जाता है कि किस विषय पर उसको भाषण देना है। शेष सभी क्या है, लेखन से संबंधित है: श्रुतलेख, सुलेख और शुद्ध वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? ऑप्शन ए 15, बी 25, सी 18 एंड डी 22। ऑप्शन सी इज राइट, 18। हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां? 18 ही मीन्स 18 बोलियां हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है। देखिए, पूर्वी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उसके बाद है आपकी बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, इन सभी की क्या है, कुछ मतलब उपभाषियां या बोलियां हैं, कितनी जो टोटल मिला के हो जाती हैं 17। उसमें क्या है, दक्षिणी हिंदी क्या है, वो हिंदी का ही पूर्व रूप है, तो इसको मिलाकर इस तरीके से 18 बोलियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय युग में निकलने वाली पत्र का युग्म है: कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, बी सरस्वती माधुरी, सी कल्पना ज्ञानोदय, डी नवनीत कादम्बिनी। तो ऑप्शन ए इज राइट, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। ये पत्रिका क्या है, भारतीय युग में प्रकाशित पत्रिका है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन जो है 1868 में काशी से भारतीय हरिश्चंद्र ने किया था। ये क्या थी, मासिक पत्रिका थी। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1877 ईस्वी में कहाँ से हुआ, प्रयाग बालकृष्ण भट्ट ने किया। ये भी क्या थी, एक मासिक पत्रिका थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि वचन सुधा किसमें आई थी? 1868 में, हिंदी प्रदीप 1877 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है: लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय, अखिलेश। ऑप्शन डी इज राइट, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? अखिलेश जी हैं। ये लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी, ये मासिक पत्रिका है ये भी। ठीक है, आधुनिक रचनाशीलता पर आधारित है ये पत्रिका। कौन सी? तद्भव पत्रिका। 12 बरस लो कुकर जीवे अर तेरोल जियस यार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, चंद बरदाई, नरपतनाल, जगनिक। ऑप्शन डी इज राइट, जगनिक। ठीक है, ये पंक्ति जो है जगनिक कृत परमाल रासो के आला खंड से ली गई है। ये ग्रंथ क्या है कि छंदों में रचित है। आला के छंद जो है इसमें रचित है और वीरों में उत्साह जगाने वाला ग्रंथ है ये। ऑप्शन ए को देखिए, सुनते हैं जरा। विद्यापति की कृतियां है कीर्ति कला और कीर्ति पताका तथा पदावली। और चंद बरदाई जो कि सेकंड ऑप्शन है आपका, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। और उसके बाद है नरपतनाल, इनकी एक बीसल देव रासो है, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और परमाल रासो किसकी? जगनिक की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी पाकिस्तान एंड डी मॉरिशस। तो ऑप्शन डी इज राइट, मॉरिशस। मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने दोनों में किया जाता है। अंग्रेजी वहां की राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास जो है वो 150 साल पुराना माना जाता है। इसमें क्या है, साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो वगैरह सभी का माध्यम हिंदी है और इन्होंने इससे इस प्रकार हिंदी का खूब विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सूरसागर किस भाषा की रचना है? भाषा पूछी गई है इसकी, किसकी? सूरसागर की। ऑप्शन ए अवधी, बी बुंदेली, सी ब्रज, डी छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन सी इज राइट, ब्रज। सूरसागर जो है इसकी भाषा है ब्रज। ये सूरदास के कृष्ण भक्ति के युक्त पदों का संग्रह है। इसमें प्रथम 9 स्कंद जो हैं संक्षिप्त तथा 10वां स्कंद अति विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रज भाषा कृष्ण काव्य की तथा अवधि भाषा राम काव्य की प्रमुख भाषा रही है। तो ये क्या है, इसमें श्री कृष्ण जी के
ये राम काव्य की है और ये कृष्ण काव्य की है। तो इसमें जो सूरसागर है इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? ऑप्शन ए सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी इज राइट, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है, बहुत ही प्रतिष्ठित कविता मानी जाती है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वीर रस की एकमात्र कवयित्री हैं। इनकी झांसी की रानी जो है वो रचना बहुत ही प्रसिद्ध कविता है इनकी, झांसी की रानी। तो सुभद्रा कुमारी क्या बताई गई, वीर रस की प्रसिद्ध कवित्री बताई गई हैं। देखिए कवित्री शब्द इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये अक्सर अशुद्ध और शुद्ध पूछने में आ जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, कवित्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? ऑप्शन ए साहित्यिक भाषा, ऑप्शन बी प्रांजल भाषा, ऑप्शन सी व्याकरणिक भाषा, ऑप्शन डी मानक भाषा। ऑप्शन डी इज राइट, मानक भाषा। मानक भाषा क्या है, भाषा का आदर्श रूप होती है। ये पूर्णतः परिष्कृत शुद्ध और व्याकरण सम्मत भाषा होती है। लेकिन मानक भाषा भाषा स्थिर अवस्था में होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाती है। भाषा की कैसी है, ये स्थिर अवस्था, इसलिए इसको दोषपूर्ण बताया गया है। भाषा का गुण है सतत और परिवर्तनशील प्रवाहमयता को बनाए रखना। मीन्स भाषा कैसी होनी चाहिए कि हमेशा सतत परिवर्तनशील होनी चाहिए, परिवर्तन होता रहना चाहिए भाषा में। लेकिन ये क्या स्थिर है, इसलिए इसे दोषपूर्ण बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी खुमाड़ रासो, ऑप्शन सी परमाल रासो, ऑप्शन डी विशल देव रासो। ऑप्शन सी इज राइट, परमाल रासो। अभी अभी मैंने पीछे आपको बताया था वो इसी की पंक्तियां थी जो किसके द्वारा दी गई हैं, जगनिक के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, जगनिक किसने दी है ये पंक्तियां, जगनिक। अभी आया था ना, लास्ट क्वेश्चन था थोड़ा वो 12 बरस लो कुकर जीव और 13 लो जिया से यार, वो इसी की रचना है, वो थी ना पंक्तियां। तो ये क्या है, आलाखंड के नाम से जाना जाता है। इसके रचयिता कौन है, जगनिक है। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रवरदाई हैं। और खुमाड़ रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। खुमाड़ रासो के हैं दलपति विजय। और विशल देव रासो के रचयिता नरपति नाल। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब है पैराग्राफ 11 से 15 तक ऑप्शन, आप वो आपको बताने हैं इसमें। ठीक है, पहले मैंने बताया पैराग्राफ को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, उसके ऑप्शन रीड कीजिए, देन पैराग्राफ। ठीक है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसके लिए आपको पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, इसमें वैसे ही पता करना पड़ेगा। ऑप्शन ए अक्कड़, ऑप्शन बी न, ऑप्शन सी अण, और ऑप्शन सी कड़। तो ऑप्शन ए इज राइट, अक्कड़। ठीक है, क्योंकि इसमें घुमक्कड़ शब्द में घूमना क्या है, मूल शब्द है, और अक्कड़ क्या है, प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी पारसौली। तो इसके लिए हमें पैराग्राफ पे चलना है। देखिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहां वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था, बुद्ध के वश का नहीं था। ठीक है, ये वंश बाय मिस्टेक हो गया है। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक है भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि कभी भारत के बाहर नहीं गए,
किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण भारत में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छंद विचरण करने के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया। ठीक है, आंसर हमारा मिल गया क्या, वैशाली में जन्म लिया। ऑप्शन यही हम ढूंढ रहे थे इतनी देर से, कहाँ पर जन्म हुआ था महावीर स्वामी का, वैशाली में। और जन्म लिया और पावा में शरीर त्याग दिया, तो पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और वैशाली में जन्म लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका तो हो गया ऑप्शन बी इज राइट, वैशाली। ओके, और 13 है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद आया था ना शब्द, स्वच्छंद विचरण किया था, तो स्वच्छंद में विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि? स्वच्छंद में व्यंजन संधि होगी, स्व प्लस छंद स्वच्छंद। ओके, व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 45 वर्ष, ऑप्शन डी 80 वर्ष। तो हमने ये पहले पढ़ा था जो पैराग्राफ, उसी में दिया था, देखिएगा, ये है ऑप्शन, हाँ, 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन है, 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। ठीक है, तो 35 वर्ष, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, 35 वर्ष। देखिए, ऑप्शन बी इज राइट, 35 वर्ष। जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था महात्मा बुद्ध ने, तो उनकी आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म? फिर से पैराग्राफ पे जाएंगे और लास्ट में रीड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ तक कर लिया था, वैशाली में जन्म हुआ, पावा में शरीर त्याग। लास्ट में दिया हुआ, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो श्रुति धर्म का मतलब है वैदिक धर्म। ओके, वैदिक धर्म, तो ऑप्शन डी इज राइट, वैदिक धर्म। नेक्स्ट चलिएगा, अच्छा इससे पहले चलिए, अभी ये ना समझे कि आपके क्वेश्चंस फिनिश हो गए, क्वेश्चंस तो अभी बचे हुए हैं, बट मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी, तो इसलिए मैंने इसको बीच में डाला हुआ है, जिससे मुझे याद आ सके। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाली थी, वो आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद की और बहुत ज्यादा भारी संख्या में आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो सभी को बहुत सारा थैंक यू। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें और शेयर किया करें, जिससे आपके अलावा भी और आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निमिष शब्द का पर्याय है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी छिद्र, ऑप्शन सी पूर्ण, ऑप्शन डी क्षण। ऑप्शन डी इज राइट, क्षण। निमिष शब्द का मतलब होता है क्षण या पल। ठीक है, नेक्स्ट है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज राइट, भाववाच्य। इस टाइप के ये भाववाच्य से अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है, पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन था, आप लोगों ने अगर देखी होगी तो आपको पता होगा। तो भाववाच्य से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है, भावना को मुख्य दिया जाता है, तो भावना से पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, मतलब भावना मुख्य उद्देश्य होती है इसका। और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होता है लिंग वचन, और कर्तवाच्य में कर्ता के अनुसार होते हैं। नेक्स्ट है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए प्रत्याशा, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी अपरमेय, ऑप्शन डी अनाहूत। तो ऑप्शन बी इज राइट, अप्रत्याशित। तो अब सभी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, किसका क्या मतलब होता है। प्रत्याशा का मतलब होता है जिसकी आशा की गई हो। ठीक है, अप्रत्याशित जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अपरमेय जिसकी माप न संभव हो। ठीक है, जिसे मापना संभव न हो, अपरमेय। और ऑप्शन डी है अनाहूत, जो बिना बुलाए आया हो, अनाहूत कहलाता है। सभी का बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव है। ऑप्शन ए गेहूं, बी गाय, सी गोबर, डी गोधन।
तो ऑप्शन ए इज राइट, गेहूं। गोधूम जो है, गेहूं शब्द, इसका गेहूं का तत्सम शब्द है गोधूम। इसी तरह गाय का तत्सम शब्द होगा गो, गोबर का तत्सम शब्द गोमय, और गोधन अपने आप में तत्सम शब्द ही है, तो इसका कोई तत्सम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नेह प्लस कपट, ऑप्शन बी निस प्लस कपट, ऑप्शन सी नेह प्लस कपट, ऑप्शन डी निश प्लस कपट। ऑप्शन ए इज राइट, निष्कपट। ठीक है, नेह धन कपट, निष्कपट। तो ये क्या है, विसर्ग संधि है इसमें। इसमें क्या हो जाता है कि विसर्ग का क्या हो जाता है, आधा श हो जाता है। जब विसर्ग से पहले छोटी और छोटा ऊ हो और बाद में क्या हो, का खा टा पा टा ठा पा फा में से कोई भी वर्ग होगा तो विसर्ग का श हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसी टाइप के और भी शब्द होते हैं, जैसे निकलंक, निष्कलंक, नेफल, निष्फल, और क्या होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनग्रहित, अनुग्रहित। ऑप्शन बी इज राइट, अनुग्रहित। अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी यही है, बाकी सभी क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित? ऑप्शन डी इज राइट, अपेक्षित। अपेक्षा क्या है, भाववाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग शब्द है, और ये क्या है, अपेक्षित। इसका क्या है, इति लगाकर प्रत्यय, मतलब प्रत्यय लगाकर इसमें क्या कर दिया, अपेक्षित विशेषण बनाया गया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंतालु। दंतालु तो कुछ होता ही नहीं है पहले, ये तो गलत है, तो ऑप्शन सी इज राइट, तालु। ठीक है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु होता है। इसके अलावा छोटी, बड़ी, च, छ, जा, झा, या, ये इसका मतलब च वर्ग, छोटी, बड़ी और श, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ठीक है, ता वर्ग जो होता है वो दंत होता है। ठीक है, ता से दंत, दंत में ता आता है तो ता वर्ग दंत हो गया, और टा वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ठीक है, ता वर्ग का दंत हो गया और टा वर्ग का कौन सा हो गया, मूर्धा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत, अ, अत्य या अति? ऑप्शन डी इज राइट, अति। ठीक है, अति उपसर्ग लग के क्या बन जाता है, ये अत्यंत बन जाता है। अंत मूल शब्द होता है और अति लगने से क्या बन गया, अत्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए उपत्य का अर्थ है। ऑप्शन ए जिस सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ऑप्शन बी प्राणियों के पेट का एक अंग, ऑप्शन सी पर्वत का शिखर, ऑप्शन डी पर्वत के पास की भूमि, और ऑप्शन डी इज राइट, पर्वत के पास की भूमि। ठीक है, अब ऑप्शन ए जो है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयांचल पर्वत कहते हैं। ठीक है, बाकी सभी असंगत है, इनका कोई लेना देना इस क्वेश्चन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगा का उच्चारण स्थान होता है। देखिए, वर्णमाला जो टॉपिक होता है उससे कई क्वेश्चंस बनते रहते हैं, अक्सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, तो इसको आप लोग रीड जरूर करते रहा करें। तो इसमें देखिए, पहले ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी कंठोठ है, कंठोष्ठ होता है। ठीक है, बाय मिस्टेक ये गलत आया है पेपर में। ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी कंठ तालव्य, तो ऑप्शन ए इज राइट, नासिक के। ये अंगा क्या है, देखिए अंगा क्या है, पंचम वर्ण है, तो सभी वर्ग के पंचमाक्षर जो होते हैं, जैसे अंगा, या, ड़ा, ना और म, ये सभी नासिक के वर्ण हैं। उनके उच्चारण स्थान में क्या होता है, श्वास वायु जो है वो नासिका से होकर बाहर जाती है, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, नासिक के वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? चार गज मलमल, ऑप्शन ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाण बोधक, डी सार्वनामिक। ऑप्शन सी इज राइट, परिमाण बोधक। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया विशेषण के बारे में, तो देखिए विशेषण क्या, परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। तो ये क्या है आपका, निश्चित परिमाण बोधक में आएगा चार गज, मतलब एक्यूरेट डिजिट बताई गई है।
और विशेषण वैसे 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये 4 प्रकार हैं किसके? विशेषण के। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शीर्ष का तत्सम रूप क्या है? शीशा, शीर्ष, शिरा या शीर्षक? ऑप्शन बी इज राइट, शीर्ष। शीर्ष जो है वो क्या है? शीर्ष का तत्सम रूप है। और बाकी इन सभी का कोई लेना देना इस क्वेश्चन से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव? चौराहा में कौन सा समास होगा? ऑप्शन सी इज राइट, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। ठीक है, और अंतिम पद क्या है? समूह या समाहार को प्रकट करता है। इसके और भी उदाहरण होते हैं, जैसे नवरत्न है, नवरात्र है, अठन्नी है, दोपहर है, चतुर्मास, पंचवटी, ये सब होते हैं। ठीक है, और अगर किसी में उत्तर पद और पूर्व पद के मध्य में क्या होगा? विशेषण, विशेष्य, उपमेय, उपमान का संबंध होगा, तो वहां कौन सा होगा समास? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जैसे नीलगाय, पीताम्बर, मृगनयनी, ये सभी किसके होते हैं? कर्मधारय समास के होते हैं, क्योंकि ये इन दोनों में थोड़ा मैचिंग सी रहती है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंख की किरकिरी होना का अर्थ है? ऑप्शन ए अप्रिय लगना, ऑप्शन बी धोखा देना, ऑप्शन सी कष्टदायक होना, ऑप्शन डी बहुत प्रिय होना। ऑप्शन ए इज राइट, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है क्या? अप्रिय लगना। ठीक है, और आंख का तारा होना का मतलब क्या होता है? बहुत प्रिय होना। ठीक है, बहुत प्रिय होना किसका हो गया? आंख का तारा। बाकी ये दोनों अलग है। तो देखिए आज की क्लास यहीं तक हो गई। तो अगर आपने, फिर से कहूंगी, अगर चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत कुछ मिलेगा आपको हमारे थ्रू। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। और हाँ, आपको जैसी भी वीडियो लगी हुआ करे उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, ओके, जिससे हमें थोड़ी अप्रिसिएशन मिलती है और अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए और कुछ नया करने का मन करता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।